हुआ। Okay, so good morning. In the last lecture, we have discussed the casting terminology. Okay, casting terminology means the various types of tools or equipment or various types of component that we are using while casting of a product, in the casting of a product. Now we will be discussing, because we are dealing with the sand casting. So first we should know a basic about the molding sand. You cannot use any sand as a molding sand. तो कोई भी सैंड को आप मोल्डिंग सैंड की तरह यूज नहीं कर सकते. There are certain compositions to be certain composition for a sand to be used as a molding sand. Okay, so the molding sand composition is this. First one, it contains silica, SiO2, about 80 to 90%. Remember this composition. Alumina, Al2O3, 4 to 8%. Carbon oxide, iron oxide, Fe2O3, 2 to 5%. Clay as a binder. Bentonite clay, remember bentonite clay is most commonly used. Bentonite, कहीं bentonite भी लिखा रहता है. Bentonite type of sand is most commonly used as a binder. And moisture to produce elasticity. So when moisture is present, it can be flexible, you can say. So these are the basic composition, basic things that we consider in the molding sand. Silica 80 to 90%, alumina, iron oxide, silica, alumina, iron oxide, clay, and moisture. Okay. So why do we use why moisture is required in this sand? Because it just provide a flexibility in the sand. Up next thing, we have discussed the types of molding sand: natural sand, synthetic sand, special sand, green sand. Green sand से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है. Green sand is the sand that contains 6 to 8% moisture. Remember, its name is not green because it shows a green color. No, it is because of the presence of moisture. इसको ग्रीन सैंड इसलिए नहीं बोलते कि ये दिखने में ग्रीन लगती है, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसलिए इस सैंड को ग्रीन सैंड बोला जाता है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनता है. ठीक है. पार्टिंग सैंड याद रखना है. पार्टिंग सैंड जो होता है, बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड आपको ये पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना चाहिए पढ़ सकता है, लेकिन इट इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टीज. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड. सो आप मुझे बताइए, क्या आप जिसे बोलते हैं कि हर क्या आप हर एक ऑब्जेक्ट को आप बोल सकते हो वेजिटेबल की तरह यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना. देखने में कोई ऑब्जेक्ट लगा कि आम जैसा लग रहा है, लेकिन वो आम है नहीं. ठीक है. हर दिखने वाली चीज सोना नहीं होती, ऐसा भी कुछ बोला जाता है. तो हमें ये देखना है कि यार सामने देखते हो कि ये भी सैंड पड़ी है, आप रास्ते में से जाते हो, गुजरते हो, आपके घर के सामने बहुत सारी सैंड रहती है ना. तो क्या हम उस सैंड को मोल्डिंग सैंड की तरह यूज कर सकते हो? मोल्डिंग सैंड मतलब एक ऐसी सैंड जिसको मोल्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. एक ऐसी सैंड जिसको मोल्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है. तो क्या आप हर एक सैंड को मोल्डिंग सैंड की तरह यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते. तो ऐसा क्या होना चाहिए मोल्डिंग सैंड के अंदर? ऐसी कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो क्या गुण होने चाहिए, सो दैट वी कैन यूज दैट सैंड एज अ मोल्डिंग सैंड. क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर ए सैंड टू बी यूज्ड एज अ मोल्डिंग सैंड. वो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करिए जो किसी एक सैंड में होनी चाहिए और हम उस सैंड को मोल्डिंग सैंड की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट ए सैंड मस्ट कंटेन टू बी यूज्ड एज अ मोल्डिंग सैंड. एक सैंड को मोल्डिंग सैंड की तरह यूज करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, वही प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टरीनेस. क्या होती है?
रिफ्रैक्टरीनेस, REFRACTORINESS। देखिए आप लोगों में से कई कई होंगे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो हेडिंग्स हैं उनमें गलती ना करें, ठीक है। डोंट मेक मिस्टेक्स वाइल राइटिंग हेडिंग्स। तो ये एक तरीके से हेडिंग है रिफ्रैक्टरीनेस, इसको रट लेना है, इसको रट लेना है। बाई चांस इसके अंदर का मैटर आपको याद नहीं होता, कम से कम ये हेडिंग लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट लर्न दिस नेम रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस क्या होती है आप समझ लेते हैं। देखिए आप मुझे बताइए कि जब भी आप कास्टिंग करेंगे तो जो मेटल होता है वो ठंडा होता है या गर्म होता है? पहली बात तो ये बताइए। गर्म होता है, ठीक है। और गर्म होता है। अब ये भी नहीं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, 800, 900, 1000 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो जब आप उस मोल्टन मेटल को सैंड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, उस सैंड के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए सैंड की, सो दैट इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। जिससे क्या हो, उस सैंड के पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सके, सहन कर सके, ठीक है। वही प्रॉपर्टी सैंड की होती है रिफ्रैक्टरीनेस, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरीनेस। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टरीनेस? Refractoriness is the property of a molding sand due to which it can withstand high temperature of molten metal without fusing। तो refractoriness मोल्डिंग सैंड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये मोल्टन मेटल के हाई टेम्परेचर को सहन कर लेती है। विथस्टैंड का मतलब होता है सहन करना, विथस्टैंड WITHSTAND, ठीक है। सहन कर ले हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल विदाउट फ्यूजिंग, बिना पिघले हुए, बिना फ्यूज किए हुए, ठीक है। समझ में आ गया? यस। अब आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, आपको उसमें केवल इतना ही लिखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप बनने, क्वेश्चन बनने के चांसेस है। रिफ्रैक्टरीनेस इंक्रीजेस विद ग्रेन साइज ऑफ सैंड। सैंड आप लोग देखते हो कि सैंड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। वही दूसरी सैंड आप देखते हो यार, उस सैंड में बड़े बड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स होने लगते हैं। मान लिया कि एक सैंड में मैंने बोला कि छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे, वही एक और सैंड है उसमें पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े हो गए। तो अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि ग्रेन साइज अगर ज्यादा होगा, मैंने बोला आप लोगों से कि अगर ग्रेन साइज बड़ा है मेटल का तो उसकी रिफ्रैक्टरीनेस बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो आपका आंसर होगा कि सर जितना छोटा ग्रेन साइज होगा, जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल का साइज, सैंड के पार्टिकल का साइज जितना कम होगा उनकी रिफ्रैक्टरीनेस उतनी कम होगी, और पार्टिकल का साइज अगर बड़ा होगा उनकी रिफ्रैक्टरीनेस ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस इंक्रीजेज या डिपेंड्स अपॉन क्वार्ट्ज कंटेंट। उसके अंदर क्वार्ट्ज का कितना कंटेंट है, एंड शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल, ग्रेन साइज ऑफ द पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहली लाइन याद रखनी है, ये वाली लिखनी है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस किस पर डिपेंड करती है, क्वार्ट्ज कंटेंट की, क्वार्ट्ज का कितना कंटेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। ये ओवर एक्स्ट्रा है, आपको पढ़ना पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना ही पहली हेडिंग है। डेफिनेशन में पहली वाली हेडिंग जो पढ़ चुके हैं, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये इसका क्या है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि एग्जैक्ट में रिफ्रैक्टरीनेस बताता क्या है। So refractiveness is measured center point of the sand rather than its melting point, ठीक है। कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट। हाँ, तो रिफ्रैक्टिवनेस क्या बताता है, इसका सेंटर पॉइंट बताता है रादर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और सेंटर पॉइंट मस्ट बी हायर देन द पोरिंग टेम्परेचर। सेंटर पॉइंट देख लेना एक बार, सेंटर पॉइंट, सेंटरिंग प्रोसेस होता क्या है सेंटर पॉइंट? सेंटर पॉइंट, लेट मी चेक सेंटर पॉइंट, एक बार चेक करता हूँ, जस्ट वेट। सर जहाँ पे वो तो नहीं होता है सर, जो डिजाइन दिया जाता है, मोल्डिंग लगाते हैं उसके बीच में, उसको सेंटर पॉइंट तो नहीं कहते सर? वो सेंटर अलग होता है, सेंटर का मतलब होता है
Centering or frittage is the process of perfecting and forming a solid mass. अच्छा अच्छा अच्छा, सेंटर पॉइंट समझ गया। सेंटर पॉइंट क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होगा कि जब आप आयरन से स्टील बनाते हैं ना, जब आप आयरन से स्टील बनाते हैं तो क्या होगा, सो द पर्पज ऑफ सेंटर मीन्स इज टू यूज कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील। सो सेंटर प्लांट इन कॉम्बिनेशन विद ब्लास्ट फर्नेस आर यूज्ड फॉर नॉन फेरस मटेरियल। एक तरीके से ये एक पर्टिकुलर टाइम का टेम्परेचर ही होता है, टेम्परेचर पॉइंट होता है जिसमें हम आयरन को जब स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट होती है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट होती है। अब ये समझ लो कि क्या हुआ, अगर आपने मान लिया कि जो रिफ्रैक्टरी सैंड है, मान लिया मैंने बोला आपको, एक तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक होता है सेंटर पॉइंट। मैंने आपसे बोला कि आयरन मेल्ट हो जाता है, आई थिंक लेट इट इज 700 नॉट 76 इट इज अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बोला कि लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आयरन मेल्ट हो गया आपका, तो क्या आप उसी टेम्परेचर पे मोल्टन मेटल को पोर करोगे? बताइए, क्या आप उसी टेम्परेचर पर मोल्टन मेटल को पोर कर दोगे? क्या नहीं, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। मार्जिन कौन सा? कि अगर आपने 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल्टन मेटल को पोर किया तो वो तुरंत जम जाएगा, थोड़ी सी हीट रिलीज होगी, तुरंत जम जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट उसे इतना गर्म करते हैं जिससे कि वो सेंटरिंग टेम्परेचर से एबव हो जाए, ठीक है। सो सेंटर पॉइंट मस्ट बी हायर देन द पोरिंग टेम्परेचर। यही मैंने बताया, सेंटरिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, सेंटरिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर हम आयरन को स्टील में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस उतने टेम्परेचर तक उसको हीट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल प्रोसेस है, इतना आपको ज़्यादा नहीं जाना है, आपको सिंपली पढ़ना है रिफ्रैक्टरीनेस की डेफिनेशन और रिफ्रैक्टरीनेस का ग्रेन साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें स्टडी करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, व्हाट इज रिफ्रैक्टरीनेस। तो रिफ्रैक्टरीनेस सैंड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये मोल्टन मेटल के हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है, सहन कर सकता है या विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जिसको नाम है फ्लोवेबिलिटी। फ्लोवेबिलिटी, FLOWABILITY, फ्लोवेबिलिटी, ठीक है। बताइए फ्लोवेबिलिटी से क्या समझते हैं? What do you think understand by the term flowability? फ्लोवेबिलिटी का मतलब हो गया फ्लो प्लस एबिलिटी, फ्लो होने की एबिलिटी, ठीक है। तो सैंड के अंदर फ्लो होने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। क्या? अब ये क्या, ऐसा क्यों जरूरी है? देखो, मैंने आपसे बोला कि आपको समझाया था कि जब मोल्ड बनाते हैं हम तो पैटर्न रखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर सैंड ऊपर से स्प्रे करते हैं या सैंड स्प्रेड करते हैं, इसके बाद रैमिंग करते हैं। मान लिया आप रैम कर रहे हो और सैंड अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है, मतलब फ्लो नहीं हो रही है एक तरीके से। जब सैंड फ्लो नहीं होगी तो पैटर्न के चारों ओर इजीली सेट कैसे हो जाएगी, है ना। और जब सैंड सेट नहीं होगी तो मोल्ड नहीं बन पाएगा, मोल्ड नहीं बन पाएगा। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि फ्लो होने की एबिलिटी सैंड के अंदर होनी चाहिए, जिसको हम फ्लोवेबिलिटी बोलते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ सैंड टू फ्लो ओवर एंड अराउंड द पैटर्न एंड ऑल पोर्शंस ऑफ मोल्डिंग फ्लास्क ड्यूरिंग रैमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड। मतलब ये है कि जो सैंड है आपकी, उस सैंड के अंदर फ्लोवेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है या वो एबिलिटी होती है सैंड की, जिसकी वजह से ये पैटर्न के ऊपर, पैटर्न के चारों ओर और मोल्डिंग फ्लास्क के जितने भी कॉर्नर हैं वहां पर इजीली ये फ्लो हो सके। कब? जब हम सैंड को रैम करते हैं, ठीक है। घर में ही समझ लीजिए, जब स्टार्ट में हम क्या करते हैं, नींव भरवाते हैं, सैंड उसके अंदर मिट्टी डालते हैं, उसके बाद एक रैमर होता है
जिससे, या जिसको दरमट भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उससे उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं सैंड को। तो अगर वो सैंड आप कंप्रेस करते जा रहे हो, स्टिल वो बैठ नहीं रही है सैंड, तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में? क्या कह सकते हैं कि वो सैंड जो है, उस सैंड के अंदर फ्लोबिलिटी नहीं है, बिल्कुल फ्लो होने की एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लोबिलिटी सैंड की वो प्रॉपर्टी है या वो एबिलिटी है जिसकी वजह से सैंड दैट कैन फ्लो ओवर एंड अराउंड द पैटर्न, जिसकी वजह से वो पैटर्न के ऊपर या चारों ओर फ्लो हो सकती है, एंड ऑल पोर्शंस ऑफ मोल्डिंग फ्लास्क, और मोल्डिंग फ्लास्क के हर एक कॉर्नर पर भी फ्लो हो सकती है। कब? ड्यूरिंग रैमिंग ऑफ सैंड, जब सैंड को रैम किया जाएगा, थपथपाया जाएगा या कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है, आगे समझ में क्या होता है फ्लोबिलिटी? आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, या बचपन में मिट्टी से खेलते होंगे एक तरीके से, और मान लिया मिट्टी इकट्ठी है, फिर उसको हाथ से थपथपाते हैं इस तरीके से, आप उसको कंप्रेस करते हो, वही रैमिंग होता है। अब मान लिया थपथपा रहे हैं, सैंड बिल्कुल भी फ्लो ही नहीं हो रही है। लड्डू बनाते हैं, बचपन में मिट्टी के लड्डू बनाते थे कि नहीं? हमने तो बनाया भाई, हमने तो बनाए थे, हम खेलते भी थे। हमने बनाया। हाँ, तो जब ऐसे करके मिट्टी को ऐसा करके पुश करते हैं, तो वो मिट्टी चिपकती है कि नहीं, फ्लो होती है कि नहीं, थोड़ी बहुत चिपकती है अंदर की ओर, वही रैमिंग होती है। तो फ्लो होने की एबिलिटी भी सैंड में होनी चाहिए। ठीक है, वहीं आप मुझे बताइए, मेरे पास ब्रिक है, ईंट है, ईंट को रैम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो चिपक जाएगी, रैम हो जाएगी? वो नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो यही होता है फ्लोबिलिटी। फ्लो होने की एबिलिटी को बोलते हैं फ्लोबिलिटी। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ सैंड टू फ्लो ओवर एंड अराउंड द पैटर्न एंड ऑल पोर्शंस ऑफ मोल्डिंग फ्लास्क ड्यूरिंग रैमिंग। ठीक है, ऑफ द मोल्डिंग सैंड। जब मोल्डिंग सैंड को आप रैम करेंगे तो जो सैंड है, मोल्डिंग सैंड है, वो पैटर्न के ऊपर, पैटर्न के चारों ओर और मोल्डिंग फ्लास्क के जितने भी कॉर्नर है उसमें इजीली फ्लो हो जाए, तो हम बोल सकते हैं उस सैंड की फ्लोबिलिटी अच्छी है। ठीक है, चलिए अब इस फ्लोबिलिटी, देखो फ्लो होने की एबिलिटी, सबसे अच्छी फ्लो होने की एबिलिटी किसके अंदर होती है? फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड के अंदर होती है कि नहीं अच्छी प्रॉपर्टी फ्लो होने की? तो ये सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक तरीके से फ्लूइड का बिहेव शो करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द सैंड बिहेव्स एज अ फ्लूइड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सैंड की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में? तो आप क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिवनेस, फ्लोबिलिटी, परमिएबिलिटी या एडहेसिवनेस? तो ऑब्जेक्ट फ्लोबिलिटी। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, चलिए अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, आपको लिखना है, आपको केवल इतना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, ज्यादा लिखोगे, टाइम आपके पास है तो लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लिखोगे तो टाइम मतलब क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। ठीक है, आपको केवल उतना लिखना है जितना काम चल जाए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे या क्लास टेस्ट होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। चलिए, इन जनरल तो प्रोबेबिलिटी जो होती है इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इन ग्रेन स्ट्रेंथ। ग्रेन साइज जैसे कम होता जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा, अगर उसमें क्ले और वाटर आप ऐड कर देंगे, चिकनी मिट्टी और वाटर ऐड कर देंगे, तब भी मोल्डिंग सैंड की फ्लोवेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछता हूं, ऑन एडिंग क्ले एंड वाटर टू द मोल्डिंग सैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव्स? फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड इंप्रूव्स, बताइए। तो आपको क्या लिखना है? फ्लोबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप यहां से बन सकते हैं क्वेश्चन आपको। तो जितने भी मुझे लगता है कि हाँ यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो आपको यहीं कवर करा देंगे। आप देखना, कभी ना कभी पुराने क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी बोलोगे सर आप ये चीजें तो कम डिस्कस करते हो क्लास वाली, बाकी चीजें ज्यादा बताते हो, क्यों भाई? सोचते हो क्या? हेलो देव, और कोई नहीं? यस सर। कम से कम तुम लोगों को शिकायत तो नहीं रहेगी कि हमारे टीचर ऐसे थे जिन्होंने कभी कंपटीशन के बारे में बात तक नहीं की?
नो Yes, sir. अब आप अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, परमिएबिलिटी या पोरोसिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी या पोरोसिटी। ठीक है, अब ये क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी है। परमिएबिलिटी से याद रखना है परमिट। परमिएबिलिटी से क्या याद रखना है, परमिट, PERMIT। और परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना, अलाउ करना, स्वीकृति दे देना, स्वीकृति दे देना, भाई तुम्हें हमने अलाउ कर दिया। अब ये बताइए कि हम जब सेंड की बात करेंगे तो क्या हम सेंड से ये बोल रहे हैं कि हमारे, अगर तुम्हारे अंदर कुछ लोग अंदर एंटर होते हैं तो तुम उनको अलाउ कर दो, या तुम्हारे अंदर ट्रक बस चल रहे हैं उनको भी अलाउ कर दो, या बाइक चला रहा है कोई बंदा उसको अलाउ कर दो। किसको अलाउ करेंगे, हॉट गैसेस होती हैं, स्टीम उसके अंदर अगर आ गई तो मैंने आपको बताया था कि जब कास्टिंग करते हैं तो कभी कभी जो मॉइस्चर रहता है उसकी वजह से स्टीम भी जनरेट हो जाती है, और या एयर अगर पहले से मौजूद है तो वो एयर भी अगर अंदर रह जाएगी तो ब्लो होल्स बन जाते हैं कास्टिंग में। तो क्या होगा, हम क्या चाहते हैं कि जो सैंड होगी उस सैंड के अंदर परमिएबिलिटी भी होनी चाहिए या पोरोसिटी भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये हॉट गैसेस, स्टीम या एयर को अपने अंदर से पास होने की या क्या दे दे, परमिशन दे दे या परमिट दे दे। ठीक है, इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। देख लो क्या लिखा है इसमें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड विच परमिट्स द स्टीम एंड अदर गैसेस टू पास थ्रू द सैंड मोल्ड। ठीक है, या एक और डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ सैंड, इट परमिबिलिटी इज व्हाट, इट इज द एबिलिटी ऑफ सैंड टू अलाउ गैसेस टू एस्केप थ्रू द सैंड मोल्ड इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सैंड क्या करती है, अलाउ कर देती है गैसेस को टू एस्केप। एस्केप मतलब इससे होकर के निकल जाना, है ना, निकल जाना थ्रू द सैंड मोल्ड, सैंड मोल्ड से थ्रू निकल जाना या पास हो जाना, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जो डेफिनेशन समझ में आए वो लिख सकते हो। सो इट इज व्हाट, या तो ये वाली डेफिनेशन लिख दो या ये वाली लिख दो, दोनों ठीक है। सो परमिएबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड which permits the steam or other gases to pass through the sand mold। तो परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी सैंड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये परमिट करती है किसको, स्टीम को या अदर गैसेस को थ्रू द सैंड मोल्ड से पास होने के लिए परमिट करती है। आ गया समझ में? देखो आपने इतना लिख दिया, आपने इतना लिख, मान लो जिनको इंग्लिश वीक है, परमिएबिलिटी मतलब टू परमिट, किसको, टू परमिट द स्टीम और हॉट गैसेस, कहां से, थ्रू द सैंड मोल्ड, खत्म। आपने अगर इतना लिख दिया, कीवर्ड लिख दिए तो खत्म हो गया, आपका आंसर सही है। ठीक है, आपने लिख दिया परमिएबिलिटी मींस द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड टू परमिट द स्टीम और अदर गैसेस, कहां से, थ्रू द सैंड मोल्ड से, खत्म कहानी, इतना लिख दिया बहुत है। की पॉइंट भी लिख दोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा, बड़े बड़े सेंटेंस लिखने से भी नहीं, लेकिन अगर आपने की पॉइंट लिखे हैं जो उसके रिलेटेड हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बेसिस पर है, जिसको बनना चाहे बना सकते हैं। एक होता है परमिएबिलिटी नंबर, क्या होता है, परमिएबिलिटी नंबर, तो वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है 3007 पॉइंट अपॉन टी, ऐसा कुछ होता है। परमिएबिलिटी नंबर होता है 3007 अपॉन टी जो टाइम होता है मिनट में। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला परमिएबिलिटी नंबर निकालने का, तो हालांकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो याद रख लेना, थोड़ा सा इतना टफ नहीं है, सिंपल सा है। 3000 के अराउंड है, अपॉन टी टाइम आता है नीचे। और क्या है इसमें, कुछ और इंपॉर्टेंट बुलाया गया। अब देखो क्यों, अब देखो परमिएबिलिटी की जरूरत क्या है, ये इसका रीजन लिखा गया है। When the hot molten metal is poured into the sand mold, it evaporates a great amount of steam। तो जब ये हॉट मेटल को डालेंगे, जब वो मॉइस्चर होता है उसके अंदर, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और अदर गैसेस वाइल कमिंग इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सैंड। जब ये हॉट मेटल मॉइस्ट सैंड के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में स्टीम जनरेट होती है। तो इसीलिए जब क्या होगा, जब सॉलिडिफिकेशन होगा, जब मेटल ठंडा होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो ये गैसेस क्या करेंगी, दिस गैसेस विल एस्केप फ्रॉम द मोल्ड, एंड इफ सैंड इज नॉट हैविंग परमिएबिलिटी, अगर सैंड के अंदर परमिएबिलिटी नहीं है तो वो क्या करेंगी,
वो गैसेस जो होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगी और जो सैंड जो कास्टिंग बनेगी उस कास्टिंग के अंदर ही एंट्रैप हो जाएंगी। उस कास्टिंग के अंदर क्या हो जाएंगी? एंट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है। और जब ट्रैप हो जाएंगी तो वहां पर कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम ब्लो होल बोलते हैं, ठीक है। अब पोरोसिटी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? पहली बात तो ग्रेन साइज पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही बात है। ग्रेन अगर बड़े बड़े होंगे, किसके? देखो कोई भी, मैं आपसे बात बोलता हूं कि गेहूं है आपके पास, क्या है? गेहूं, और एक जगह आटा है, गेहूं का आटा, ठीक है। एक तरफ गेहूं है और एक तरफ गेहूं का आटा है। आप मुझे बताइए किसका ग्रेन साइज बड़ा होगा? आटे का बड़ा होगा या गेहूं का? गेहूं का। भाई हाँ, गेहूं बड़े बड़े होते हैं तो वो ग्रेन छोटे छोटे ग्रेन्स, वो बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे, जबकि वही जब आटे को गेहूं को पीस दिया जाता है तो वो छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही ग्रेन साइज है, छोटे छोटे जो ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गया। तो गेहूं का जो ग्रेन साइज है वो बड़ा है, आटे का ग्रेन साइज कम है। इस तरीके से याद रखते हैं। अब जब ग्रेन बड़े बड़े होते हैं तो आप लोगों को देखा होगा वहां पे बीच में गैप रह जाता है, बीच में छोटा छोटा गैप रह जाएगा ना। तो आप ये देख लो, याद रखना है, अगर ग्रेन साइज बड़ा है तो पोरोसिटी अच्छी होगी, ज्यादा होगी। ग्रेन साइज छोटा है तो पोरोसिटी कम होगी। मॉइस्चर कंटेंट और क्ले कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट कितना है या क्ले कंटेंट कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी अगर ज्यादा है सैंड के अंदर तो वो क्या करेगी, बीच में जो पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं सैंड के अंदर वाले, उनको भी भर देता है वो। चिकनी मिट्टी से एयर पास होने में बहुत देर लगती है, नहीं पास हो पाते, ठीक है। एंड टुगेदर विद द एक्सटेंट ऑफ रनिंग, और किस लेवल तक आपने सैंड को रैम किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। फाइन सैंड हैज लो पोरोसिटी। फाइन सैंड समझ में आ रहा है क्या होती है? फाइन सैंड, फाइन सैंड मतलब जिनके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। एक होता है कोर्स, COARSE, कोर्स मतलब जिसके पार्टिकल साइज बड़े बड़े होते हैं। फाइन मतलब वो सैंड जिसके पार्टिकल साइज छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया भाई। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कोहेसिवनेस। अच्छा ये लिख सकते हो कि नहीं? आपको जो आपके माइंड में आए, मैंने नहीं बोला कि जो मैंने लिखा है वो लिखना है, बिल्कुल नहीं। जो मैंने बताया है, जो समझाया, आप वो लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझा दो कि भाई ये चीजें होती हैं, आपको ये दिखाना है कि मुझे आता है, आई नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी, बस खत्म करना। अगली प्रॉपर्टी है कोहेसिवनेस, ठीक है। चलिए देखते हैं कोहेसिवनेस क्या होती है। दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कोहेसिवनेस और एक होती है एडहेसिवनेस, ठीक है। चलिए ये वाली प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके आगे वाले अभी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जो अभी जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है उन सब पे डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं।